इस लॉकडाउन में कोर्स बहुत पीछे हो गया है, इसलिए इस स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन के लिए क्लास हम स्टार्ट आज कर रहे हैं। और इसमें जहाँ तक क्लास पहले हुआ था उसी से हम एक न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले हम क्लास लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पढ़ाई थे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दूसरा टॉपिक कुछ बैच में भी शुरू हुआ था और कुछ में तो पूरा भी हो गया था, और वो था गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ाए थे। ऐसे सिलेबस में ये एक ही टॉपिक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग टॉपिक करके पढ़ाए थे इसको। तीसरा टॉपिक लिखाए थे, क्लास में लिखाए होंगे उसमें। तीसरा टॉपिक है कंडक्टर एंड कंडेंसर, और कंडक्टर एंड कंडेंसर एक फ्रेश टॉपिक है। ये भी कुछ बैच में कुछ शुरू हुआ था होली छुट्टी के पहले, और वो बहुत बैच में नहीं भी हो पाया था। तो इसको हम आज स्टार्ट करें ताकि सभी स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदा हो और यहाँ से हम आगे बढ़ सकें, ताकि समय पे हम लोग फिर कोर्स को अपडेट कर सकें लॉकडाउन खुलने के बाद। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स एंड फील्ड, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और कंडक्टर एंड कंडेंसर। ये दोनों टॉपिक पहले पढ़ाई हो चुकी है, और तीसरा टॉपिक जो है कंडक्टर एंड कंडेंसर, इस पर हम लोग चलेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंडक्टर। तो प्रश्न है व्हाट इज कंडक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर सब्सटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। वो है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कंडक्टर। तो यहाँ पर कंडक्टर क्या है, सबसे पहले ये जानना है। कंडक्टर को स्पष्ट है, हम लोग हिंदी में कहते हैं चालक। ये चालक है क्या। द substance through which the charge can be moved, the charge can be moved through the inner and outer surface. It is called कंडक्टर। इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ, द सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ, थ्रू विच द चार्ज कैन बी मूव थ्रू द इनर एंड आउटर सरफेस, इट इज कॉल्ड कंडक्टर। इसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कॉपर, सिल्वर। बहुत सारा कंडक्टर होता है, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल आर द कंडक्टर। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, निकेल, etc. आर द कंडक्टर्स। अब यहाँ पे ये समझना है कि आखिर ये जो कंडक्टर है, इसको समझने के लिए अब हम लोग इस तरह डायग्राम से समझेंगे, कि ये डायग्राम के द्वारा समझेंगे कंडक्टर क्या है। तो कंडक्टर हम लोग किसे कहते हैं, अब इसे समझना है। सपोज it is a conductor. It means the given charge to the conductor can be moved through the inner surface and through the outer surface both. यानी कि इनर और आउटर दोनों सरफेस से अगर चार्ज मूव करता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैन इट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो इसे हम लोग कंडक्टर कह सकते हैं। यहाँ पे चार्ज इनर सरफेस से भी मूव कर रहा है
आउटर सरफेस से भी मूव कर रहा है, बोथ सरफेस से चार्ज मूव कर रहा है। और ऐसे किसी भी सरफेस तरह के सरफेस को जिसमें कि हम लोग यहाँ पर चार्ज को फ्लो करते हैं वन इन टू अदर इन, तो यहाँ पे इसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। अब ध्यान ये देना है, कंडक्टर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, कंडक्टर में बहुत सारा मैटर है जो कि उसको जानना चाहिए हम लोगों को, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से, कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान देना है। कंडक्टर के लिए और भी बातें हैं, तो कंडक्टर में क्या सब अब समझना ज़रूरी है, अब ये ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, यानी किसी कंडक्टर के जो अंदर है वो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो कैसे, इसको समझने के लिए ध्यान देना है इस फिगर पर, इस डायग्राम पे ध्यान देना है। Consider that it is a conductor in the given electric field। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर है। अब यहाँ पे जो इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग EO मानते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज EO एंड द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज EP। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं EO इज इक्वल टू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड EP इज इक्वल टू आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो EO जो है ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और EP जो है ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें वन प्लेस से अदर प्लेस की ओर मूव करते रहता है, वो इलेक्ट्रॉन वन प्लेस से अदर प्लेस की ओर मूव करते रहता है। और इस प्रकार की अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अदर प्लेस चलते रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में, तो यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होता है और ये फोर्स के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये मान लिए इस कंडक्टर का जो सरफेस है वो ABCD है, तो यहाँ पे जो फोर्स इसमें डेवलप होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नाउ फोर्स इक्वल टू, पहले बताए होंगे, पिछले वाले टॉपिक में बताए होंगे, फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड, E फोर्स F। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा Q इंटू E0। E0 इज द E0 is the inside electric field and EP is the outside electric field. E0 is the inside electric field and EP is the outside electric field. Now the force इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू EP। तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू Q इंटू EP। अब इतना फोर्स इस पे डेवलप किया और यहाँ पे जो फ्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस ओर मूव करता है और इसके कारण यहाँ तब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस किनारे से, इस सरफेस से इसकी ओर चलेगा तो यहाँ पर तब एक चार्ज डेवलप करेगा। सच टाइप ऑफ चार्ज इज़ द इंड्यूस्ड चार्ज। इस तरह के चार्ज को हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इस सरफेस की ओर आया, तो यहाँ पे तब निगेटिव चार्ज डेवलप किया और ये निगेटिव चार्ज डेवलप किया। तो अब ये फोर्स इस चार्ज को लेकर इस तरफ आया और यहाँ पर तब एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया। ये अगर इस तरफ काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर ये इस तरफ काम किया। तो हम लोग तब लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तब मान होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो हो जाएगा EP प्लस माइनस EO E नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं EP माइनस E नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स EP इक्वल टू E नॉट, देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। दूसरे तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, नाउ ऐसे भी तब समझ सकते हैं कि जब इस तरफ का इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आता है और इस तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल और एक्सटर्नल जब दोनों इक्वल हो जाए तो नाउ यहाँ पर अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो तो ऐसे कंडीशन में तब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाएगा, चार्ज की चलना, चार्ज रुक जाएगा। और जब चार्ज रुक जाएगा तो यहाँ पे E नॉट माइनस EP इक्वल टू 0, और ये भी कह सकते हैं E नॉट प्लस माइनस EP इक्वल टू 0। इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसमें 0 होगा। तो ये था इसमें फर्स्ट पॉइंट। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि जब किसी कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हुआ तो अब इसका दूसरा कौन सा प्रॉपर्टीज है, इसका दूसरा प्रॉपर्टीज कौन सा है, अब उस पर ध्यान देना है, सबको इसको नोट कर लेना है। और उसके बाद इसमें दूसरा जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में चलेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चार्ज के कारण यहाँ पर इक्वल हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कंडक्टर के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जैसा मैंने पहले भी कहा। तो अब इसमें दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है उस पर अब ध्यान देना है। दूसरा है चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज्ड कंडक्टर not maintain the inside charge। ध्यान देना है, चार्ज्ड कंडक्टर नॉट मेंटेन द इनसाइड चार्ज। किसी अवस्था में इनसाइड चार्ज जो है किसी चार्ज कंडक्टर में नहीं होता है, यानी किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। कैसे? ध्यान देना है, सिंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो क्या है, किसी कंडक्टर में 0 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 है बट वी हैव इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में गॉस थ्योरम चैप्टर में पीछे बताए होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू फार्मूला होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जब 0 है तो नेट फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। नेट फ्लक्स जब 0 होगा तो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम हम लोग देख सकते हैं कि गॉस थ्योरम के आधार पे पता होगा सभी को कि ये जो नेट फ्लक्स है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, या नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर यहाँ पर नेट फ्लक्स 0 है तो नेट फ्लक्स 0 है तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है।
और वो चार्ज जब भी होगा उसके सरफेस पे, इसलिए नेट चार्ज अंदर में 0 होगा। तो पहला प्रॉपर्टीज़ था कंडक्टर का ये है कि किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है। अब तीसरा पॉइंट पे ध्यान देना है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज्ड कंडक्टर इज perpendicular on the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। इसका मतलब हुआ कि किसी भी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। तो प्रश्न है कि आखिर कैसे हुआ? विद्युत क्षेत्र किसी चार्ज कंडक्टर पर परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? इसके बारे में जानने के लिए अब ध्यान देना है। हर चीज़ों का फिजिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये एक प्रकार से अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के द्वारा हम लोग हर टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कंडक्टर के लिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। दूसरा है इनसाइड चार्ज उसमें उपलब्ध नहीं होता है। सब हम लोग मैथमेटिकली प्रूव हुआ है। और अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। अब इसे समझना है कि आखिर चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे है। इसे समझने के लिए एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। दिस डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की ओर है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। इसका मतलब है सिग्मा इज लेस देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लेस देन 0। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव डेवलप किया, यहाँ नेगेटिव डेवलप करेगा इनसाइड, आउटसाइड है। और यहाँ पर इसका मतलब है सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे फिर अलग अलग जगह पे इस तरह की डेवलप, कहीं नेगेटिव होगा इनसाइड, कहीं पॉजिटिव होगा आउटसाइड। तो इस तरह का हर जगह पे हर पॉइंट पे डेवलप होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, आज सिग्मा लेस देन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर ये आउटसाइड कंडीशन में है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिग्मा ग्रेटर देन 0 है। इस स्थिति में ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर परपेंडिकुलर है। कैसे? ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E सरफेस एंगल थीटा, E कॉस थीटा, A साइन थीटा, यूनिट वेक्टर n का। अब ये ध्यान देना है यहाँ पर इस कंडीशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक चार्ज कंडक्टर पर परपेंडिकुलर है। हाउ कैन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन द चार्ज कंडक्टर? अब ये समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ये जो E कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E कॉस थीटा इक्वल टू 0। बट वाई? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों चार्ज जब इसमें डेवलप करता है तो चार्ज का मूवमेंट यहाँ पे रुक जाता है। और जब ये चार्ज रुक जाएगा तो नेट चार्ज अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने 0 है।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने पढ़ा जीरो है, इसलिए कंपोनेंट इसका क्या होगा जीरो, जो कि कहाँ काम कर रहा है इसके सरफेस पर। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, ये इसके सरफेस पे काम कर रहा है और सरफेस पर तब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा cos थीटा जीरो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बट E इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो बाई E इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री का मान cos थीटा में जीरो है 90 डिग्री, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग तब कह सकते हैं देयरफॉर वेक्टर E इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो याद रखना है सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक चार्ज कंडक्टर पर कितना होता है जीरो। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इनसाइड वैल्यू जीरो होता है, उसके अंदर चार्ज का मान दूसरा पॉइंट जीरो होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था कंडक्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के बारे में। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। Now the next point, capacity of conductor. कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को हम लोग हिंदी में चालक का धारिता कहते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब है धारिता। तो कंडक्टर की कैपेसिटी धारिता क्या है, डिफिनीशन है सबसे पहले द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल is called capacity of conductor, capacity of conductor। तो ध्यान देना है द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। तो कैपेसिटी को समझने के लिए अब ध्यान देना है। सबसे पहली बात है व्हाट इज कैपेसिटी। कंडक्टर के बारे में हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वन एंड से अदर एंड की ओर करंट फ्लो हो रहा हो, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें वन एंड से अदर एंड की ओर चार्ज फ्लो हो रहा हो, इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर। ये कंडक्टर है। तो कंडक्टर हम लोगों ने पीछे पढ़ा। कंडक्टर के बारे में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, द चार्ज इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तीसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब समझना ये है कि कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी। तो मेन बात यहाँ पर है कैपेसिटी क्या है, क्योंकि कंडक्टर हम लोगों ने पीछे विस्तार से पढ़ा। अब यहाँ समझना है कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी का डिफिनीशन है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इसको समझाने के लिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले ये डिफाइंड का हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इट मीन्स कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय पोटेंशियल। कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल। कैपेसिटी सिंपली डिनोटेड बाय इनिशियल लेटर C, चार्ज डिनोटेड बाय Q एंड पोटेंशियल डिनोटेड बाय V। इट मीन्स C इज इक्वल टू Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। लेकिन हम लोगों ने डेफिनेशन से इसका फार्मूला तो निकाल लिया, लेकिन हम लोगों ने अभी तक नहीं समझा कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी को समझने के लिए अब ध्यान देना चाहिए। कैपेसिटी है क्या, व्हाट इज़ कैपेसिटी रियली। सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग इस तरह के
कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी का मतलब होता है धारिता। कैपेसिटी को हम लोग धारिता कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब है धारिता। अब प्रश्न है धारिता क्या है? तो धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को ही धारिता कहते हैं। अब तो फिर प्रश्न उठता है कि धारण करने की क्षमता, किस चीज़ को धारण करने की क्षमता? तो यहाँ पे पता चलता है कि आवेश यानी कि चार्ज को धारण करने की क्षमता। तो कैपेसिटी का मतलब धारिता, धारिता का मतलब आवेश धारण करने की जो क्षमता है वही कैपेसिटी है। इट इज़ द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी अब समझने के लिए अब प्रश्न ये है कि ये जो धारिता है, आवेश धारण करने की क्षमता है, तो इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे कि भाई ये समझेंगे कैसे रियली आवेश धारण करने की क्षमता है। देखो, समझने के लिए ध्यान देना है। कंसीडर कर लेते हैं इट इज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हम लोग बाहर से चार्ज दे रहे हैं, चार्ज इसमें दे रहे हैं, चार्ज इसमें आते गया आते गया आते गया आते गया। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि जब इसका चार्ज पूरा फुल हो जाएगा तो चार्ज इसके बाहर फैलने लगेगा, चार्ज इसके बाहर फैलने लगेगा। इसी चीज़ों को इस तरह से समझना है। इट इज ए बकेट। एक बकेट है, एक बाल्टी है ये, और इस बाल्टी में हम लोग यहाँ पर कोई भी लिक्विड देते हैं, एनी लिक्विड। इसमें एक लिक्विड भरते हैं। जब इसमें हम लोग लिक्विड भरते हैं तो ये जो बकेट है इसमें लिक्विड भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। लिक्विड इसमें पूरा फुल हो गया है। जब इसमें लिक्विड पूरा फुल हो गया तो ये लिक्विड क्या होगा ना, ये बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा लिक्विड, और बाहर निकलकर यहाँ जो सरफेस है इस पर, सरफेस पर फैलने लगेगा। तो ये लिक्विड यहाँ से बाल्टी भरने के बाद, बकेट भरने के बाद बाहर निकलने लगा। जब ये बाहर निकलने लगा, इसका मतलब है कि जितना लिक्विड वो अपने में रख पाया वो बकेट, वही उसका कैपेसिटी है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बकेट। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो चार्ज दिया गया है वो चार्ज जितना लेने की इसको क्षमता है अपने में, जितना रखने की चार्ज को इसको जितना अपने अंदर रखने की क्षमता है वही उस कंडक्टर की कैपेसिटी है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। क्योंकि ये कितनी चार्ज को अपने में रख पाया, जो चार्ज अब नहीं रख पाएगा वो बाहर एटमॉस्फेयर में लीक हो जाएगा, और जो चार्ज बाहर में लीक किया वहाँ पर पोटेंशियल को चेंज कर देगा, और जब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो फिर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज द कैपेसिटी, वही कैपेसिटी है। तो इस तरह से हम लोग तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितना चार्ज ये कंडक्टर अपने में मेंटेन रख पाया वही उसकी कैपेसिटी है। तो अब यहाँ से फिर लिखा जा सकता है कि ये जो चार्ज है, चार्ज बाय पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल का मान इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल सरफेस इंक्रीज कर जाएगा। चार्ज बाय पोटेंशियल, चार्ज बाय पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपेसिटी। अब ये एक और बात पे ध्यान देना है। ये जब लिक्विड इसमें हम दिए थे, हम लोग दिए थे, तो ये जैसे दिए थे, बाल्टी जब भरा, बकेट जब फुल हो गया तो इसकी कैपेसिटी जब लेने की, वाटर लिक्विड को लेने का फुल हो गया तो ये वाटर बाहर जो गिरा, ये क्या बढ़ाया, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल सरफेस है, इतना ही है इसका। लेकिन जैसे जैसे ये फैलता गया इसमें ग्रेविटेशनल सरफेस का मान इंक्रीज कर गया। तो ग्रेविटेशनल सरफेस का मान इंक्रीज कर गया तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल सरफेस इंक्रीजेज। यहाँ जो है ग्रेविटेशनल सरफेस इंक्रीज, ग्रेविटेशनल सरफेस इसका इंक्रीज कर गया, वही है। यहाँ जब चार्ज हम दिए तो यहाँ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज हो गया तो इसकी कैपेसिटी साफ है बढ़ जाएगी, और इसी कैपेसिटी चार्ज का बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंक्रीज किया, और यही उसकी कैपेसिटी है। इट इज़ द कैपेसिटी। तो अब
समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी किसी कंडक्टर का क्या है। तो याद रखना है, किसी कंडक्टर को अपने में चार्ज एक गिवन पोटेंशियल पर रखने की जो क्षमता है वही उसकी कैपेसिटी है। तो ये था कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर में अब बहुत सी बातें हैं जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उस पर कैपेसिटी किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो अब समझना है कैपेसिटी किसी कंडक्टर का किस किस बात पे निर्भर करेगा। रिमेंबर पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट नंबर 1, कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी कंडक्टर। पहला पॉइंट है कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे? ये जो कैपेसिटी है, अभी हम लोगों ने देखा था कि चार्ज किसी कंडक्टर पर जो हम लोग चार्ज देते हैं, ये चार्ज इसके पोटेंशियल पे निर्भर किया कि यहाँ सरफेस का पोटेंशियल जितना बढ़ेगा उतना ही चार्ज ये ज़्यादा लेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग तब कह सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट द चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज जो है पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, Q प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी टू इक्वलिटी कांस्टेंट के, एंड सो कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी कंडक्टर। तो कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, वेयर C इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर C इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड it is capacity, it is capacity of conductor। तो याद रखना है कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनी कंडक्टर। तो कैपेसिटी किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। इससे स्पष्ट है कि जितना भी किसी में चार्ज देंगे वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर, मस्ट बी रिमेंबर, कैपेसिटी इज ए कांस्टेंट term, constant value, constant physical quantity for any type of conductor। किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटी एक कांस्टेंट टर्म है और इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, प्रोपोर्शनलिटी टू इक्वलिटी, कांस्टेंट C and C is a constant। This constant is the capacity of conductor। Number 2, remember point number 2, number 2, capacity is proportional to, capacity is proportional to area। किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो उस कंडक्टर के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि किसी कंडक्टर का एरिया जितना बढ़ाया जाएगा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो याद रखना है कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। नंबर 3, कैपेसिटी इज डिपेंड अपॉन, capacity is depend upon
मीडियम। कैपेसिटी इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस कंडक्टर को किस मीडियम में रखा गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मीडियम। इट मीन्स परमिटिविटी। परमिटिविटी रिप्रेजेंट्स द मीडियम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन एंड मस्ट बी रिमेंबर कैपेसिटी इज़ डिपेंड अपॉन मीडियम। मीडियम में यानी किसी कंडक्टर के चारों ओर अगर हम उसमें बढ़ाते हैं, परमिटिविटी का वैल्यू बढ़ाते हैं, इट इज़ ए कंडक्टर, इसके चारों ओर अगर हम बढ़ाते हैं परमिटिविटी का मान तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम एक कंडक्टर भी छोटा है, इस कंडक्टर के एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यानी एरिया बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ेगा, इसका परमिटिविटी का मान बढ़ाते हैं तो भी कैपेसिटी बढ़ेगा। नंबर 4 में है कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटी जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये स्पष्ट पता चलता है कि किसी कंडक्टर से अगर हम इस पर चार्ज है कंडक्टर पर, अगर हम इसका डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, घटेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। तो याद रखना है कैपेसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटी इज डिपेंड अपॉन मीडियम, कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नंबर 4 SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटी। सिंस कैपेसिटी इज इक्वल टू Q by V, Q यूनिट of Q is coulomb for charge and volt for potential, coulomb volt inverse। एंड इसका एक यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट इसका ये फैराड भी है, यानी कैपेसिटी का यूनिट फैराड भी होता है। तो याद रखना है कूलम्ब पर वोल्ट को ही हम लोग फैराड भी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है, फैराड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कभी भी करेंगे तो कैपिटल एफ से और लिखना होगा तो स्मॉल एफ से। तो ये था ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी। अब ध्यान ये भी देना चाहिए कि 1 फैराड किसे कहेंगे, तो लिख सकते हैं द चार्ज 1 कूलम्ब if used to change the potential, by 1 volt, it is called 1 farad। इट इज कॉल्ड 1 फैराड। तो याद रखना है C इक्वल टू Q बाय V, ये हो गया 1 कूलम्ब, ये हो गया 1 वोल्ट, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, 1 फैराड। इसे 1 फैराड कहते हैं। तो हम लोग इस तरह से 1 फैराड को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज 1 फैराड? द चार्ज 1 कूलम्ब इफ यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, इट इज कॉल्ड 1 फैराड। इसे 1 फैराड कहते हैं। तो याद रखना है ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज कूलम्ब पर वोल्ट और फैराड।
Next point to remember, number 6, conversion unit 1 millifarad equal to 10 power minus 3 farad, 1 microfarad equal to 10 power minus 6 farad, 1 nanofarad equal to 10 power minus 9 farad, 1 picofarad equal to 10 power minus 12 farad। तो ये सब बात को याद रखना है। 1 ये सब ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट है। अब यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशन भी निकाल लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायमेंशन भी कैपेसिटी का पूछा जाता है। तो यहाँ पे डायमेंशन निकाल लेना है। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का जो डायमेंशन है वो होगा, कैपेसिटी का डायमेंशन C=Q/V फार्मूला है। तो इसके लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं। सबसे पहले इसके लिए कूलम, और यहाँ पर पोटेंशियल का यूनिट बताए थे पहले, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम, kg इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू सेकेंड स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी C, kg इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू सेकेंड स्क्वायर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं, kg फॉर m, मीटर फॉर l एंड सेकेंड फॉर t, कूलम फॉर q। m इन्वर्स l इन्वर्स टू t स्क्वायर q स्क्वायर, m इन्वर्स l इन्वर्स टू t पावर 4 I स्क्वायर इन द टर्म ऑफ करंट, इन द टर्म ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन कैपेसिटी का ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, सबको याद रखना है ठीक से। तो ये था इसका रिमेंबर पॉइंट फॉर कैपेसिटी। इसके बाद अब है इसमें कैपेसिटी किसी कंडक्टर का हम लोग निकालते कैसे हैं। तो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालेंगे। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी। अब ये एक्सप्रेशन है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो ध्यान देना है इस पे। हम लोग न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे इसका कैसे निकाला जाएगा, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कितनी होगी कैपेसिटी। कंसीडर दैट इट इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, origin O, radius R, charge on the surface of conductor H cube, potential V. Now what is the capacity? Since we know that capacity is equal to Q/V, capacity is equal to Q/V, capacity is equal to Q/V, it means first what is the potential in this condition। पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, पहले ये निकालना होगा। तो पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले। तो पोटेंशियल जब निकालेंगे तो पोटेंशियल V इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल निकाल लेंगे। और पोटेंशियल सरफेस पे हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। ये पिछले टॉपिक में इसके बारे में बताए होंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल टू फार्मूला है 1/4πε0 Q/R। अब सिंस एप्सिलॉन R इज इक्वल टू K, इट मीन्स इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। K is equal to 1 for air, K is equal to 4 for glass, K is equal to 6 for mica, K is equal to 81 for water,
it is depend upon medium and different for different medium. Now what is the value of capacity in this condition? Potential V equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q bar. We have V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into k. Epsilon r is also denoted by k. 1 by 4 pi epsilon naught k into q by r. Now capacity is equal to q by v. q by v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into k into q by r. Cancel. It means capacity is equal to 4 pi epsilon naught k into r. इसका उपयोग हम लोग अलग अलग मीडियम में के का वैल्यू रखते जाएंगे। जो रेडियस का मान दिया रहेगा उसका मान पुट करेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर अगर किसी भी मीडियम में रखा गया हो उसका हम लोग कैपेसिटीज फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को अगर एयर में निकालना है तो फिर हम लोग एयर में निकाल सकते हैं। एयर में अभी हम लोगों ने देखा के का मान 1 है और यहाँ पे C इक्वल टू फार्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 पुट करेंगे इनटू R। तो यहाँ पे एयर में इसका फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर का हम लोग इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये किसी मीडियम में निकालना हो इसका कैपेसिटी न्यूमेरिकल में तो फिर यहाँ से फार्मूला यूज करना है। के का मान अलग अलग मीडियम में दिया रहेगा, ये मान इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ वैल्यू हो वो क्वेश्चन में भी दिया होता है, तो यहाँ से यूज करेंगे। और फिर अगर एयर में पूछा जाता हो तो डायरेक्ट रेडियस का मान यूज करेंगे और यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कैपेसिटी निकल जाएगा। तो ये था एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब इस पर आधारित एक एक्सप्रेशन समझना है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर की तरह होता है। जब अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो हम लोगों को निकालना है कि अर्थ का कैपेसिटी कितना होगा, क्योंकि अर्थ का एक डिफिनिट रेडियस होता है। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पर है ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की कैपेसिटी हम लोग को निकालना है और अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी ध्यान देना है। ये अर्थ है, अर्थ में सरफेस पे चार्ज होता है और इस चार्ज के कारण यहाँ पे बहुत सारा दूर तक आयन मंडल फैला हुआ है, बहुत सारा चार्ज सरफेस पे है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये अर्थ का इक्वेटर है। अर्थ का ये रेडियस है r इक्वल टू पता ही होगा 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। हम लोग को निकालना है कि अर्थ की कैपेसिटी क्या होगा और अर्थ जस्ट बिहेव एज द स्फेरिकल कंडक्टर। नाउ कैपेसिटी का फार्मूला भी बताए थे, क्योंकि इसके चारों ओर एयर है तो फार्मूला हम लोग ये वाला यूज करेंगे जो अभी पीछे बताए थे। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये एयर में है तो यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू होता है, पिछले टॉपिक में बताए होंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 1/9 × 10⁻⁹ इन SI यूनिट और r 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो ये SI यूनिट में आ गया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 64/9 × 10⁻³ + 2 5 -9 C इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 7.11 × 10⁻⁴। नाउ in this situation 7.14 10⁻⁴ multiply 100 divide 100 711 into 10⁻⁻6 farad
इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज 10⁻⁻⁶ फैराड इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। पीछे भी बताए थे रिमेंबर पॉइंट में कि 10⁻⁻⁶ फैराड का मान 1 माइक्रोफैराड है, और इसीलिए तब हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू 7 माइक्रोफैराड। तो याद रखना है, किसी भी अर्थ यानी कि कभी भी किसी अवस्था में अर्थ का एयर में कैपेसिटी का फार्मूला होता है यही 4πε0 इसका वैल्यू होता है 711 माइक्रोफैराड। इसका वैल्यू होता है 711 माइक्रोफैराड। ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब में भी क्वेश्चन इस पर आता है, अलग अलग वैल्यू दिया होता है, तो यही वैल्यू होगा उसका 711 माइक्रोफैराड। तो ये था कैपेसिटी ऑफ अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी। तो अर्थ की कैपेसिटी हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू 711 माइक्रोफैराड होता है। इतना देर में तो सबको नोट कर लेना चाहिए, मस्ट बी नोटेड। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन पोटेंशियल। ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। कॉमन पोटेंशियल ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। ध्यान देना है, चार्ज के शेयरिंग से, साझेदारी से कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब ये समझना है कि किसी भी अवस्था में चार्ज के शेयरिंग के कारण कॉमन पोटेंशियल क्या डेवलप होगा, इसका एक्सप्रेशन होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसका। कॉमन पोटेंशियल, व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल किसे कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल को स्पष्ट इसका हिंदी नाम सीधा ही है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल। क्या है ये कॉमन पोटेंशियल, ये समझना है। और इसे समझने के लिए अब हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। when to charge conductors are connected through a metallic wire, then the potential of both conductors becomes equal. It is called common potential. It is called कॉमन पोटेंशियल। तो ध्यान देना है, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव क्या है? व्हेन टू चार्ज कंडक्टर, जब दो अलग अलग चालक को कनेक्टेड थ्रू ए मेटलिक वायर, जब एक धातु के तार से दोनों कंडक्टर को जोड़ते हैं, देन द पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर्स बिकम्स इक्वल। दोनों कंडक्टर का जो विभव है वो बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार के विभव को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल? तो कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग इस तरह से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग दो अलग अलग कंडीशन लेंगे। केस नंबर 1,
केस नंबर वन, व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड, जब दोनों कंडक्टर आपस में जुड़ा हुआ नहीं हो, जब दोनों कंडक्टर आपस में नहीं जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये दो अलग अलग कंडक्टर है, इस पर चार्ज है और इस कंडक्टर पर जब चार्ज है, इसकी चार्ज को सपोज करते हैं Q1, इस कंडक्टर पे भी चार्ज है और इस कंडक्टर के चार्ज को सपोज करते हैं Q2। तो दो कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर के चार्ज को हम लोग ले लिए, एक का चार्ज Q1 है और दूसरे का चार्ज Q2 है। इसके पोटेंशियल को मान लिए V1 और इसके पोटेंशियल को मान लिए V2। दो अलग अलग कंडक्टर के पोटेंशियल को सपोज कर लिए V1 और V2। अभी ये दोनों कंडक्टर अलग अलग हैं। अब इसकी कैपेसिटी को मान लिए C1 और इसको C2। अभी फार्मूला पीछे बताए थे, कैपेसिटी इक्वल टू Q/V। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। Q इक्वल टू CV। तो हम लोग लिख सकते हैं नेट चार्ज। नेट चार्ज का क्या मान होगा, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2। Q1 चार्ज फर्स्ट कंडक्टर, Q2 चार्ज ऑफ सेकेंड कंडक्टर, नेट चार्ज Q1 प्लस Q2। फार्मूला C1V1, Q1 इक्वल टू C1V1 and Q2 equal to C2V2. It means total charge when both conductors are not connected, Q1 plus Q2, C1V1 plus C2V2. Equation number 1. Case number 2. Case 2. When both conductors are connected, when both conductors are connected, जब दोनों कंडक्टर को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, जब दोनों कंडक्टर को जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के लिए एक मेटलिक वायर यूज करते हैं और यहाँ पर इस पर चार्ज है, इस पर भी चार्ज है। इसकी कैपेसिटी जो मार्किंग हो गई है, अभी पीछे पढ़ाए थे, कैपेसिटी जो है एक कांस्टेंट टर्म है, कैपेसिटी जितना इसका पहले है वही कैपेसिटी इसका भी होगा जो पहले था, C1 C2। चार्ज यहाँ पे कुछ चेंज होगा तो मान लिए Q1 डैश Q2 डैश, बट दोनों को एक वायर से जोड़ा गया है, तो थोड़ी देर के बाद ये चार्ज जिस पे हायर चार्ज होगा वो उस पे चार्ज लोअर पे जाएगा, थोड़ी देर के बाद चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा। जैसे चार्ज का मूवमेंट रुकेगा, पोटेंशियल इसका मतलब सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल इसका सेम हो जाएगा और इस तरह के पोटेंशियल को ही हम लोग कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो अब यही कॉमन पोटेंशियल हम लोग को निकालना है, तो अब निकाल लेते हैं कि जब दोनों कंडक्टर को एक साथ जोड़ा गया है वायर से, तो अब इसका नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस हो जाएगा Q2 डैश और ये हो जाएगा तब C1 भी फर्स्ट कंडक्टर का चार्ज और दूसरे कंडक्टर का हो जाएगा C2 भी सेकेंड कंडक्टर का चार्ज, और ये हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू V। इट इज द नेट चार्ज Q1 डैश Q2 डैश, और ये जब दोनों कंडक्टर को जोड़ा गया है तब टोटल चार्ज इतना हो गया। लेकिन फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि जब दो कंडक्टर होता है, दोनों को जोड़ दें तो इसमें चार्ज अलग अलग है, मान लिए 10 कूलम है इसमें और 20 कूलम है, अलग अलग चार्ज है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों को वायर से जोड़ा गया तो दोनों का 10 प्लस 20/2, तो दोनों पे चार्ज 15 हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के जितना यहाँ चार्ज है, कुल मिला के जितना यहाँ चार्ज था वो बराबर होगा, इस बिकॉज द चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग निकाल सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 2 से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा C1V1
प्लस हो जाएगा C2V2 इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V। इक्वेशन 1 में टोटल चार्ज जितना था, इक्वेशन 2 में टोटल चार्ज जितना है वो इक्वल है, इसलिए LHS इक्वल होने से इसका RHS भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर तब हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे और ये कॉमन पोटेंशियल का मान हो गया और कॉमन पोटेंशियल का तब फार्मूला हो गया C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 एंड इट इज़ द फार्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हुआ और V इक्वल टू लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। तो याद रखना है कॉमन पोटेंशियल शेयरिंग ऑफ चार्ज के कारण हम लोग निकाल सकते हैं कंडीशन नंबर 1 व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड, टोटल चार्ज का मान निकाल लेंगे। फिर कंडीशन नंबर 2 केस 2 व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, टोटल चार्ज निकाल लेंगे। बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग ये लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि जितना चार्ज टोटल जोड़ने से जब नहीं जोड़े थे उस समय जितना टोटल चार्ज था, जब दोनों को जोड़ दिए उस समय जितना टोटल चार्ज है, ये दोनों चार्ज इक्वल होगा और इसलिए RHS इक्वल करने से हम लोग कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। तो ये था कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल को नोट कर लेना है और इसे याद रखना है। तो कॉमन पोटेंशियल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका उपयोग थ्योरी में तो होता ही है। फिजिक्स का थ्योरी हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी। तो ध्यान रखना है ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, आगे बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। ध्यान देना है, अभी हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और अब पढ़ना है कि किसी भी कंडक्टर का, आज हम लोग कंडक्टर पे चल रहे हैं, पूरा सारा चीज़ कंडक्टर से रिलेटेड होगा। तो कंडक्टर में अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टर का एनर्जी कितना होता है। तो कंडक्टर का एनर्जी क्या होता है, ये डायरेक्ट बहुत सारे एग्ज़ाम में हमेशा आते रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है एक्सप्रेशन, और कंपैरिजन IIT GMANS नीट सब में सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसका जो फार्मूला डिराइव होगा, इसका फार्मूला पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। तो ध्यान देना है, अब ये समझना है कि कैसे निकालेंगे हम लोग इसका एनर्जी, एनर्जी का क्या फार्मूला होगा। एनर्जी ऑफ कंडक्टर सबसे पहले डिफाइन करेंगे एनर्जी ऑफ कंडक्टर है क्या। द वर्क डन by charge on the surface of a conductor. The work done by charge on the surface of a conductor is called energy of that conductor, is called energy of that conductor. ध्यान देना है, the work done by charge on the surface of a conductor. किसी कंडक्टर, सपोज कर लेते हैं इट इज़ द कंडक्टर, ये कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर जो वर्क होगा किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा। जब चार्ज हम लोग शुरू में देंगे तो इस चार्ज ये सरफेस पे फैल जाएगा, इसके द्वारा कोई वर्क शुरू में नहीं होगा। लेकिन ये चार्ज जो यहाँ पर फैला,
अब जो चार्ज देंगे ये चार्ज इस चार्ज का इसके चार्ज के द्वारा जिसके सरफेस पे ऑलरेडी है, अब इसके द्वारा इस चार्ज का विरोध होगा, ये चार्ज उधर जाने में, इसको तब देना पड़ेगा फोर्स लगाकर। और फोर्स लगा के जब चार्ज देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्क होगा, और जब वर्क होगा तो वो क्या है, एनर्जी है। तो अब इस प्रकार से हम लोग उस चार्ज के अगेंस्ट में चार्ज इस पर देते जा रहे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 चार्ज इस पर देते जा रहे हैं। जितना चार्ज देते जाएंगे उतना इस पर वर्क डन होते जाएगा, और जो वर्क होगा वही क्या है, एनर्जी ऑफ कंडक्टर, वही एनर्जी है कंडक्टर का। तो प्रश्न अब ये है कि एनर्जी तब होगा कितना, एनर्जी कैसे निकलेगा, एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला अब हम लोग निकाल लेंगे। इसका फार्मूला बहुत आराम से निकाल सकते हैं, फार्मूला ध्यान देना है। इसका फार्मूला कितना होगा, तो फार्मूला जो होगा इसका, वो फार्मूला तो पिछले टॉपिक में ही बताए थे, वर्क इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्योंकि मैकेनिक्स में फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इस समय फार्मूला मेनली यूज होता है वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क W, चार्ज Q, पोटेंशियल V। गौर करना है यहाँ पे ध्यान देना है। वर्क जो चार्ज देने से हो रहा है, मैंने पहले कहा इस पर नेट चार्ज पहले क्या था, 0। इस कंडक्टर पर नेट चार्ज का मान 0 था, क्योंकि हर कंडक्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आधार पे बताए होंगे नेट चार्ज, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होता है। जब दोनों चार्ज है तो नेट चार्ज हर बड़ी पे 0 है। अब बाहर से जब शुरू में चार्ज दिए, ये चार्ज सरफेस पे फैल गया, कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन अब जैसे तुरंत चार्ज देना शुरू करेंगे, ये चार्ज के द्वारा इस चार्ज का विरोध होगा, ये चार्ज जाना नहीं चाहेगा, जाएगा, देने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो यही वर्क क्या है, एनर्जी है। तो अब साफ है, ये चार्ज तभी जाएगा जब पोटेंशियल का मान डिफरेंट हो, चेंज करता हो पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा, पोटेंशियल चेंज करता हो, पोटेंशियल जैसे चेंज किया इसका मतलब वर्क भी चेंज करेगा। तो इसलिए लिख सकते हैं dW इक्वल टू Q इंटू डी वी, Q इंटू डी वी। अब गौर करना है, अभी फार्मूला छोटा सा पीछे यूज हुआ है, C इक्वल टू Q बाई V, आज के ही टॉपिक में फार्मूला यूज किए हैं, C इक्वल टू Q बाई V। यहाँ से Q का मान हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा, C इंटू V। Q का मान हो गया C इंटू V, और तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dW इक्वल टू CV इंटू डी वी। यहाँ पे पीछे बता चुके हैं कि कैपेसिटी किसी कंडक्टर का कांस्टेंट होता है, वो बदल नहीं सकता, वो फिक्स वैल्यू है। और ये कंडक्टर की कैपेसिटी जब कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन है यहाँ पर, ये तो एक फंक्शन हो गया, और फंक्शन जब हो गया तो ये C तो कांस्टेंट है कैपेसिटी, तो वेरिएबल कौन है, पोटेंशियल चेंज कर रहा है, dV लगा हुआ है, इसलिए किसका इंटीग्रेशन होगा, V इंटू डी वी का। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाय इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगेगा इसमें 0 टू W dW, ये C, 0 टू V इंटू डी वी। देखो भाई, गौर करना है, शुरू में पहले कहा गया है कि चार्ज शुरू में देने से इनिशियल चार्ज के द्वारा वर्क डन नहीं है, 0। अब जो चार्ज देते जा रहे हैं वर्क डन हो रहा है, W, लिमिट लगा 0 टू W। पोटेंशियल तब शुरू में क्या था, 0, जितना पोटेंशियल डेवलप किया कितना V, 0 टू V। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो dW का इंटीग्रेशन W हो गया, ये लिमिट लगा हुआ है 0 टू W, C तो है ही, और यहाँ पर क्या है V dV, तो V dV पावर कितना है V पर 1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा V पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, और ये हो गया 0 टू V, लिमिट जितना यहाँ लगा हुआ था। अब यहाँ पे W माइनस 0, C 1 प्लस 1 2, और ये हो गया V स्क्वायर 0 टू V, W इक्वल टू हो गया C बाई 2, और ये हो गया V स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, W इक्वल टू क्या हो गया भाई, हाफ से V स्क्वायर, हाफ से V स्क्वायर इसका मान आ गया। और जब ये हाफ से V स्क्वायर हो गया तो अभी डिफाइन हम लोग क्या किए थे, द वर्क डन बाय चार्ज फॉर द कंडक्टर
इज द एनर्जी ऑफ कंडक्टर। तो यही वर्क डन जितना निकला ये तब क्या निकला, एनर्जी। और एनर्जी को यहाँ पर हम लोग ई से डिनोट नहीं करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल यू से, क्योंकि ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको यू से डिनोट करते हैं। एनर्जी ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, हाफ सी भी स्क्वायर। तो एनर्जी ऑफ कंडक्टर का फार्मूला याद रखना है, कितना हो गया, हाफ सी भी स्क्वायर। हाफ सी भी स्क्वायर फार्मूला एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला एनर्जी ऑफ कंडक्टर है। कई बार बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में, बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में और भी बहुत सारे बोर्ड में डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में आता है और इसको ठीक से समझना है। एक बार फिर से इस पर हम लोग चलते हैं। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर शुरू में इनिशियल चार्ज कुछ नहीं होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। क्वांटिटेशन के आधार पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पिछले टॉपिक में बताए थे। चार्ज इनिशियल जब देते हैं उस पर शुरू में चार्ज तो फैल जाएगा, वर्क डन नहीं होगा। अब जो चार्ज देंगे उस चार्ज का अगेंस्ट में जाएगा और इसलिए वर्क डन होगा, फोर्स लगाना पड़ता है। और तब जितना वर्क होगा तो कैसे निकलेगा, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल फार्मूला है। यहाँ पे वर्क चेंज करेगा क्योंकि पोटेंशियल चेंज करेगा तभी चार्जेस में जाएगा। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी बी, सी इक्वल टू पीछे बताए थे क्यू बाय भी, क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी भी। सी यहाँ से वैल्यू क्यू का रख दिए सी भी, इसको इंटीग्रेशन कर दिए, सी कांस्टेंट टर्म है इसलिए इंटीग्रेशन भी डी बी का होगा। इंटीग्रेशन कर दिए, लिमिट लगा 0 टू डब्ल्यू, 0 टू भी, इंटीग्रेशन कर दिए। हाँ, इंटीग्रेशन भी पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 क्योंकि फार्मूला बताए होंगे पहले इंटीग्रेशन का, x पावर n होता है तो x पावर n+1 बाय n+1 होता है। यहाँ पे यही फार्मूला यूज हुआ है और तब w -0 और v स्क्वायर हो गया तो w का मान हो गया हाफ से v स्क्वायर। w को हम लोग एनर्जी के लिए u से डिनोट करते हैं, कैपिटल U, इसलिए u का मान हो गया हाफ से v स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला को हम लोग दूसरी तरीक़ा से भी लिख सकते हैं और वो कौन कौन सा तरीका होगा उस पर गौर करना है। Remember, points. Number 1, energy is the work done by charge. चार्ज के द्वारा जितना वर्क डन हुआ वही क्या है, एनर्जी है। नंबर 2, एनर्जी इन टर्म ऑफ सी कैपेसिटी एंड भी, एनर्जी कैपेसिटी और पोटेंशियल के रूप में क्या है फार्मूला, हाफ से भी स्क्वायर, अभी हम लोग ऑप्टेन किए थे। नंबर 3, एनर्जी इन टर्म ऑफ क्यू एंड भी। अब चार्ज और पोटेंशियल के रूप में एनर्जी निकाल सकते हैं, यहीं से निकल जाएगा, ये हो जाएगा हाफ सी इक्वल टू क्या बताए थे, क्यू बाय भी, और ये क्या है v स्क्वायर, क्या हुआ कैंसिल, u इक्वल टू कितना हो गया, हाफ क्यू बी। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन में दिया रहे कैपेसिटी और पोटेंशियल दिया रहे, अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के लिए, अब न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, अगर दिया रहे कैपेसिटी और पोटेंशियल तो u इक्वल टू यूज करना हाफ से भी स्क्वायर। अगर मान लो दिया रहे चार्ज और पोटेंशियल का मान तो यूज करना है u इक्वल टू हाफ क्यू भी। और एक और फार्मूला इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, वो है नंबर 4, एनर्जी in terms of C and Q, चार्ज और कैपेसिटी के रूप में। तो चार्ज और कैपेसिटी के रूप में क्या होगा भाई, तो U इक्वल टू फार्मूला क्या है, Q भी, और ये हो गया हाफ Q भी। V का मान क्या होगा, V का मान होता है Q बाय C, तो कितना हो गया Q² बाय 2C। इसका मतलब है
कि एनर्जी का ये भी फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, कितना, Q²/2C। तो एनर्जी का ये 3 फार्मूला हो गया। डिराइव तो यही हुआ, मेन फार्मूला ये है, तो डिराइव ये हो गया। और इस फार्मूला को डिराइव करने के बाद हम लोग अब यहाँ पर 3 फार्मूला को यूज कर सकते हैं। और ये 3 फार्मूला क्या है उस पर एक बार गौर करना है। सबसे पहली बात पे गौर करना है, एनर्जी इज़ द वर्क डन बाय चार्ज। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ C एंड V, हाफ CV²। एनर्जी इन टर्म ऑफ Q एंड V, हाफ QV। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ C एंड Q, Q²/2C। ये तीनों फार्मूला इसका इम्पॉर्टेंट है। अब आगे पॉइंट, आज एक और पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, इसके बाद कंडक्टर का टॉपिक पूरा होगा। तो हम लोग अब इसमें चलेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज के साझेदारी के कारण ऊर्जा की क्षति। तो जब हम लोग 2 अलग अलग कंडक्टर को जोड़ते हैं तो यहाँ पे जिसमें हायर चार्ज होता है, हायर से लोअर में तार के द्वारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ पार्ट हीट एनर्जी में बदल जाता है और उसलिए ऊर्जा की कुछ क्षति होती है। तो हम लोगों को अब निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज के कारण कितनी एनर्जी लॉस करेगी। तो देखो इसमें पहला कंडीशन होगा, इसमें भी 2 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन होगा व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड, जब दोनों कंडक्टर को आपस में नहीं जोड़ा गया हो। जब दोनों कंडक्टर को नहीं जोड़ते हैं तो अभी हम लोग इस तरह का कंसेप्ट यूज किए थे कॉमन पोटेंशियल निकालने में। यहाँ पे इस पे चार्ज होता है और इस पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज होता है, लेकिन दोनों कंडक्टर अलग अलग है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसका C2 है, पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। यहाँ से हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी कितना होगा। टोटल एनर्जी U1 से सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा हाफ C1 V1²। अभी फार्मूला यूज किए थे, हाफ CV² निकाले हैं और उसी फार्मूला के आधार पे हो जाएगा C1 V1²। और फिर इसके लिए हो जाएगा हाफ C2 V2²। तो हम लोग अब इस तरह से दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। टोटल एनर्जी हो जाएगा U1 का मान हाफ C1 V1², इसका हो जाएगा हाफ C2 V2²। ये टोटल एनर्जी निकल गया। अब टोटल एनर्जी जब निकल गया तो इसमें से हाफ तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं, हाफ को कॉमन ले लिए, ये हो गया हाफ C1 V1² और ये हो गया हाफ C2 V2²। इक्वेशन मान लिए 1। ये टोटल एनर्जी है तब व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में है when both conductors are connected, जब दोनों कंडक्टर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जब कनेक्ट करते हैं तो अभी ये भी बात बताए थे, कनेक्ट करने के लिए इसमें हम लोग मेटलिक वायर का यूज करते हैं, जिसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज मूव करता है। लेकिन चार्ज जब मूव करेगा थोड़ी देर में ये चार्ज इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल इसका सेम हो जाएगा C1 ये C2। और जब ये पोटेंशियल सेम हो गया, पीछे बताए थे अभी कॉमन पोटेंशियल डेवलप किया, और यहाँ पर तब टोटल एनर्जी कितना है। टोटल एनर्जी अब जो है टोटल एनर्जी यहाँ पर इसे हम लोग U2 मान लिए और इसका मान हो जाएगा
हाफ C1V², और ये हो जाएगा हाफ C2V²। यहाँ पे भी कॉमन पोटेंशियल है, इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हाफ V² कॉमन हो गया, क्या बचा C1 + C2, तो V² कॉमन हो गया और यहाँ C1 + C2 बचा। V जो है कॉमन पोटेंशियल है और इसका वैल्यू अभी पीछे बताए थे, उसको यूज करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को, V का मान, कॉमन पोटेंशियल का मान पीछे बताए, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा C1V1 प्लस हो जाएगा C2V2 बाय हो जाएगा C1 + C2। इतना मान पीछे अभी निकाले थे और ये मान भी के स्थान पर टोटल पोटेंशियल का मान रख दिए, कॉमन पोटेंशियल का मान रख दिए, चूँकि इस पे स्क्वायर है और इसलिए यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, इनटू में ऑलरेडी पहले से है C1 + C2, C1 + C2 पहले से है, पुट कर दिए, यहाँ भी का वैल्यू इतना पुट किए और फिर ये पहले से है, पुट कर दिए। अब ये जो स्क्वायर है इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये जब कैंसिल हो गया तो U2 का मान कितना होगा, हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर बाय C1 + C2, इक्वेशन नंबर 2। देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल एनर्जी निकाले व्हेन बोथ कंडक्टर्स आर नॉट कनेक्टेड, इट मीन्स डिसकनेक्ट, जब है दोनों अलग अलग है तो टोटल एनर्जी कितना है, और जब दोनों को शेयरिंग हो गया चार्ज, उसका पोटेंशियल कॉमन हो गया, तब उसकी टोटल एनर्जी कितनी है निकाल लिए। एनर्जी हेडिंग है, कंडीशन है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। एनर्जी लॉस करता है इसमें, पीछे अभी बोले थे कि इसमें जब हायर से लोअर में जाएगा, चाहे इसमें ज़्यादा चार्ज है तो इसमें जाएगा, इसमें ज़्यादा चार्ज है तो इसमें जाएगा, लेकिन चार्ज जब जाएगा तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज मोशन में आ जाएगा और यहाँ पे ये गर्म हो जाएगा तार, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है ये एनर्जी ज़्यादा होगा, पहले वाला जब जोड़ा हुआ नहीं था टोटल एनर्जी ये ज़्यादा होगा, ये कम, तो लॉस कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को लॉस निकल जाएगा। तो अब हम लोग लॉस निकाल लेंगे। Now लॉस इन एनर्जी, देखो भाई लॉस इन एनर्जी कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से ये हो जाएगा U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, U1 का वैल्यू है हम लोग के पास निकाला हुआ है, ये हो जाएगा C1V1² प्लस हो जाएगा C2V2² माइनस ये हो गया हाफ इक्वेशन 2 से, ये है C1V1 प्लस है C2V2 होल स्क्वायर बाय C1 + C2। अब गौर करना है, तो इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों का कितना लॉस होगा, एनर्जी निकल जाएगा। तो देखो, तो यहाँ से लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और U1 माइनस U2 इट मीन्स चेंज इन एनर्जी डिनोटेड बाय du, हाफ कॉमन, यहाँ पे हाफ कॉमन हो गया, यहाँ बच गया C1V1² प्लस C2V2² माइनस ये C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। नाउ टेक ऑन एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे हम लोग लेंगे चेंज इन एनर्जी, ये हाफ, एलसीएम जब लेंगे तो गौर करना है कितना होगा एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा C1 + C2 होगा एलसीएम इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C1² प्लस C1 C2V2² प्लस C1 C2V1² प्लस C2² V2², a प्लस b होल स्क्वायर, C1² V1² C2² V2²,
माइनस 2 C1 C2 V1 V2। देखो भाई गौर करना है, इक्वेशन 1 2 से दोनों का वैल्यू रखे U1 U2 का, हाफ कॉमन कर लिए, एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद अब गौर करना है, ये टर्म पॉजिटिव ये टर्म नेगेटिव कैंसिल हुआ, ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब जो जो प्लस माइनस था उसको हम लोग कैंसिल किए। अब जो बच रहा है उस पर गौर करना है, कितना बचा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उस पर गौर करना है। डी यू इक्वल टू ये है हाफ, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में है, जो यहाँ बच रहा टर्म उसमें C1 C2 सब में है। तो C1 C2 जब सब में है तो इसको कॉमन कर लिए, यहाँ पर आ गया V1 स्क्वायर प्लस हो गया V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बाय C1 प्लस C2। लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला हो गया डी यू इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2 बाय C1 प्लस C2। तो देखो भाई लॉस ऑफ एनर्जी का तब फार्मूला हो गया, देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, फार्मूला कितना हुआ, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, C1 प्लस C2। इट इज़ द फार्मूला ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्ज के कारण लॉस ऑफ एनर्जी का ये फार्मूला है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इसमें से आज ये कंडक्टर एंड कंडेंसर चैप्टर में कंडक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्टर के बारे में आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और ये आज कंडक्टर के बारे में बताए। अगले क्लास में इसमें बताएंगे फिर कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर भी बहुत टाइप का होता है, ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में फिर इसमें और आगे बताएंगे। थैंक यू, तब तक तैयारी करते जाना है। थैंक यू।